Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about successor of 14th Dalai Lama and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा सा तिब्बत का बैकग्राउंड समझते हैं, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस करंट इशू. तो देखिए, ये है तिब्बत प्रोविंस विच इज़ अ बफर प्रोविंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया. बफर मतलब दो बड़े देशों के बीच में कोई छोटा प्रोविंस. इट्स अ बफर प्रोविंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. और 1950 तक तिब्बत पॉलिटिकली ऑटोनोमस हुआ करता था, इंडिपेंडेंट हुआ करता था. वैसे चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत हमेशा से ही चाइना का पार्ट था, लेकिन 1950 तक तिब्बत एंजॉयड पॉलिटिकल ऑटोनोमी. लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अटैक करके इसको अक्वायर कर लिया. और तिब्बत में जो लोग रहते थे, ज़्यादातर यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और इन बुद्धिस्ट लोगों के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर हुआ करते हैं दलाई लामा. दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा पोस्ट का नाम है यहाँ के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स का. और जब चाइना ने यहाँ के तिब्बत को अक्वायर कर लिया, इस प्रोविंस को अक्वायर कर लिया और यहाँ के लोगों के ऊपर वो एट्रोसिटीज़ करने लगा. देखिए, चाइना का मेन पर्पस ये है कि ये जो तमाम रीजन्स हैं, चाहे तिब्बत हो या जिनजियांग प्रोविंस हो, जहाँ पे चाइना का ठीक से कंट्रोल नहीं है, क्योंकि चाइना की अगर आप मेन पॉपुलेशन देखें कि पूरी आर्मी देखें तो वो ईस्टर्न कोस्ट पे है. तो जहाँ पे उनका ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं हो, उसको वहाँ पे उसको पूरी तरह से एक्वायर करके वहाँ पे जो हुन कम्युनिटी के लोग हैं, हुन कम्युनिटी मतलब जो मेन चाइनीज़ लोग हैं जो ईस्टर्न कोस्ट में रहते हैं, उनका सेटलमेंट यहाँ बढ़ा दिया जाए ताकि अपने आप ये पूरा एरिया पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ जाए. तो चाइना ने 1950 में तिब्बत को अक्वायर कर लिया और फिर धीरे धीरे यहाँ पे हुन कम्युनिटी के लोगों को रीसेटल कराने लगा. यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशंस करने लगा, फोर्स्ड एबॉर्शंस, स्टेरलाइजेशन ऑफ तिब्बतन वुमेन, ताकि यहाँ के बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ना बढ़े और यहाँ से हुन पॉपुलेशन को ला करके यहाँ पे सेटल कराने लगा. तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ की डेमोग्राफी बदलने लगा चाइना. और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाइना की एट्रोसिटीज़ इतनी बढ़ गई कि दलाई लामा को अपने सपोर्टर्स के साथ तिब्बत छोड़ना पड़ा एंड ही हैड टू टेक रिफ्यूज इन इंडिया. और इंडिया में 1959 में वो आए और इंडिया में उनको धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहाँ पे उनको सीट दी गई, यानी कि उनका ऑफिस बनाया गया. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, दलाई लामा इज़ नॉट ए पर्सन, इट्स अ पोजीशन, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ पीपल ऑफ तिब्बत. अब ये जो तिब्बत के लोग हैं, दे बिलोंग टू दीज पीपल ऑफ तिब्बत, दे बिलोंग टू महायान बुद्धिज़्म. और ये लोग दे बिलीव इन डीटी या गॉड नोन एज अवलोकितेश्वर. अवलोकितेश्वर वो लोग होते हैं जो बार बार जन्म लेते हैं इस दुनिया में और इस दुनिया में लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं. तो अवलोकितेश्वर में बिलीव करते हैं ये तिब्बत के बुद्धिस्ट, महायान बुद्धिस्ट. और इनका मानना है कि दलाई लामा एक अवलोकितेश्वर है, मतलब बार बार वो जन्म लेते हैं ताकि दुनिया में लोगों को मोक्ष का, निर्वाण का रास्ता दिखा सके. सो होता क्या है कि जब भी एक दलाई लामा की डेथ होती है, यानी कि रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर की डेथ होती है, तो दैट दलाई लामा इज सक्सीडेड बाय अनदर दलाई लामा. जो मौजूदा दलाई लामा है, ही इज़ 14th इन सक्सेशन, इसीलिए इनको कहा जाता है 14th दलाई लामा. तो अब ये 14th दलाई लामा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1959 से ही इंडिया के अंदर इन्होंने सीट ली हुई है एंड ही हैज़ क्रिएटेड ए तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल एट धर्मशाला. तिब्बत गवर्नमेंट एट एग्जाइल का सरल सा मतलब है कि इनके पास अभी इनकी खुद की टेरिटरी नहीं है, इन्होंने एक टेम्पररी सरकार बाहर में आकर के बना रखी है, उसकी ऑफिस बना रखी है. कैसे? सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में जाकर के इंडिया की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी, आई होप आपको याद होगा. तो मतलब जब भी किसी की पूरी टेरिटरी उससे छीन जाती है तो वो कहीं दूसरी जगह जा कर के एक टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफिस सेटअप करते हैं, जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट इन एग्जाइल. तो इसी तरीके का कुछ सेटअप किया धर्मशाला के अंदर दलाई लामा ने, तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल. और यही एक इम्पॉर्टेंट कारण है, वैसे और भी कारण थे जिस कारण से 1962 के वॉर हुए बिटवीन इंडिया एंड चाइना, साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962. क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को लगा कि इंडिया चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है बाय गिविंग रिफ्यूज टू दलाई लामा, जबकि हमने दलाई लामा को जस्ट आउट ऑफ रिलीजियस कर्टसी ये रिफ्यूज दिया था इंडिया के अंदर.
तो दिस इज अबाउट एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत दैट इज हैविंग सीट एट धर्मशाला। और ये जो एक्साइल गवर्नमेंट है तिब्बत की इन धर्मशाला, इसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना अप्रोच भी बदल दिया है। 1974 से पहले ये जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल है धर्मशाला के अंदर, इट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, लेकिन 1974 में इन्होंने थोड़ा अप्रोच अपना बदला। दे सेड कि दे डोंट वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, दे जस्ट वांट सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमस रिप्रेजेंटेशन ऑफ तिब्बतन्स इन दिस तिब्बत रीजन, कि भाई हमें एक सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमी चाहिए, हम ओवरऑल चाइना के अंडर रह सकते हैं बट वी वांट सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमी इन मैनेजमेंट ऑफ आवर पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल राइट। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज मिडिल वे अप्रोच, मध्यम मार्ग। आपको पता है बुद्धिज्म के अंदर मध्यम मार्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी। तो मध्यम मार्ग को अपनाते हुए 1974 में ये जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एक्साइल है, इसने अपना अप्रोच बदल दिया और इसने कहा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस नहीं, एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा चाहिए। वो बात अलग है कि चाइना बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। चाइना डज नॉट वांट टू गिव ऑटोनोमस स्टेटस टू तिब्बतन गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट अंडर दलाई लामा। अब करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि तिब्बत चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन तिब्बत कार्ड दुनिया के कंट्रीज़ खेलते रहते हैं चाइना को डराने के लिए कि भाई तिब्बत को तुमने फोर्सफुली एक्वायर कर रखा है, तो ये मतलब वर्ल्ड कंट्रीज़ कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इस तरह के कार्ड्स खेलते रहते हैं। जिस समझने के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ, जैसे इंडिया के खिलाफ कश्मीर कार्ड खेलता रहता है पाकिस्तान, कभी कभार चाइना भी यूएन के अंदर कि तुमने कश्मीर को एक्वायर कर रखा है हमें प्रेशराइज करने के लिए, ठीक वैसे ही दुनिया के कंट्रीज़ तिब्बत कार्ड खेलते हैं चाइना के खिलाफ। और इसी कारण से चाइना बहुत डेस्परेटली चाहता है कि तिब्बत के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया जाए। ये जो दलाई लामा है, उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल है धर्मशाला में, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इसका मौका अब दिख रहा है चाइना को। कैसे, ज़रा वो समझिए। जो 14th दलाई लामा है, ये अब 86 ईयर्स के हो गए हैं और इनकी काफ़ी उम्र हो गई है और आजकल इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और इस कारण से अब चाइना उम्मीद कर रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक तो ही विल नॉट सर्वाइव। और अगला जो दलाई लामा है, चाइना चाह रहा है कि कैसे भी करके अगला दलाई लामा हम बना दें अपने तरफ से, ऐसे इंसान को दलाई लामा बना दें जो प्रो चाइनीज़ हो, प्रो चाइनी गवर्नमेंट हो, ताकि अपने आप ये जो पूरा का पूरा तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन धर्मशाला, ये पूरा का पूरा मामला निपट जाए। तो द पॉइंट इज़ कि चाइना वांट्स टू हैव इट्स ओन फेवरेबल पर्सन टू होल्ड द नेक्स्ट दलाई लामा पोजीशन, 15th दलाई लामा पोजीशन। और यूएस भी इस पोजीशन को देख रहा है, यूएस भी इस सिनेरियो को समझता है। यूएस चाह रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने किसी इंसान को, फेवरेबल इंसान को बना दे दलाई लामा जो एंटी चाइना हो, ताकि चाइना के खिलाफ ये तिब्बत कार्ड और अच्छे से खेला जाए। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है तिब्बत को लेकर के। और इसी कारण से हाल फिलहाल में यूएस ने कहा कि यूनाइटेड नेशन शुड स्टार्ट ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग नेक्स्ट दलाई लामा। तो कहीं ना कहीं यूएस ने ये बात रख दी कि भाई चाइना का कोई रोल नहीं होगा अगले दलाई लामा में। अगर इस दलाई लामा की 14th दलाई लामा की डेथ होती है तो यूनाइटेड नेशन को ढूंढना चाहिए नेक्स्ट दलाई लामा। चाइना ने तुरंत रिजेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, यूएस या यूएन का कोई रोल नहीं होना चाहिए दलाई लामा में। सी जिनपिंग कहते हैं कि दलाई लामा इज रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बत एंड तिब्बत बिलोंग्स टू चाइना, सो चाइना हैज़ राइट टू अपॉइंट द नेक्स्ट दलाई लामा एंड यूएस शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ चाइना। तो इस तरीके से दलाई लामा को लेकर के कि दलाई लामा, अगला दलाई लामा कौन अपॉइंट करेगा, उसको लेकर के पॉलिटिक्स चल रही है। और इसके पीछे जियो पॉलिटिकल फैक्टर है कि जो भी अपना दलाई लामा बैठाएगा वो कहीं ना कहीं फिर उसको तिब्बत के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाएगा। अगर चाइना, प्रो चाइना दलाई लामा बैठते हैं तो चाइना का पूरी तरह से तिब्बत के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। अगर एंटी चाइना दलाई लामा बनते हैं तो दुनिया के कंट्रीज़ अभी भी तिब्बत कार्ड खेल पाएंगे चाइना के खिलाफ। तो दिस इज़ द गेम। अब क्या प्रोसीजर है दलाई लामा को अपॉइंट करने का, वो भी ज़रा देखते हैं। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की अगर माने तो दलाई लामा को, अगले दलाई लामा को चुनने की जिम्मेदारी होती है ऑफ द हाई लामाज ऑफ गेलुपा ट्रेडिशन। गेलुपा, देखो ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं जो तिब्बत में रहते हैं, एक्चुअली दे आर गेलुपा बुद्धिस्ट। ये गेलुपा सेक्ट को बिलोंग करते हैं। गेलुपा सेक्ट का नाम है, जैसे अलग अलग सेक्ट होते हैं तो किसी भी धर्म के अंदर, जैसे सिया सुन्नी है, वैसे ही गेलुपा सेक्ट को बिलोंग करते हैं ये बुद्धिज़्म के अंदर। और गेलुपा सेक्ट के अंदर कुछ जो हायर रिलीजियस पोस्ट होल्ड करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है हाई लामाज। और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की माने तो इस गेलुपा सेक्ट के अंदर जो हाई लामाज हैं
उनकी पावर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगला दलाई लामा चुने आफ्टर डेथ ऑफ द इनकम्बेंट दलाई लामा। लेकिन चाइना ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस कर रहा है या यूएस भी इंटरफेरेंस कर रहा है, जबकि दोनों का कोई रोल है नहीं। चाइना कह रहा है कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो जोखांग टेम्पल है तिब्बत में, जो पहले दलाई लामा का ऑफिस हुआ करता था या उनका आप समझिए पैलेस हुआ करता था, तो जो जोखांग टेम्पल है तिब्बत में, अब तो इसको छोड़ करके दलाई लामा धर्मशाला में आ गए हैं, लेकिन जो जोखांग टेम्पल है तिब्बत में, यहाँ पे एक इस तरह का कलश रखा जाए, अर्न रखा जाए, और उस कलश के अंदर कुछ नाम रखे जाएं और उसमें से कुछ नाम को चुना जाए, और इस जो नाम चुन के आएंगे वो अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो उस इंसान को अगला दलाई लामा बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से चाइना प्रपोज कर रहा है कि दिस इज़ द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू अस, कि ये जो जोखांग टेम्पल में ये जो सैक्रेड कलश है, अर्न है, इसके अंदर कुछ नाम चिट डाले जाए और उसमें से फिर एक नाम को चुना जाए, और वो नाम जरूर चाइनीज़ सरकार अप्रूव करे तभी उस इंसान को दलाई लामा बनाया जाए। तो मुद्दा ये है, व्हाट इज़ द रियल इंटेंशन ऑफ चाइना? तो मुद्दा सिंपल है कि चाइना वांट्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट दलाई लामा। चाइना चाहता है कि प्रो चाइना दलाई लामा बैठे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है तिब्बत का, दुनिया के देश कहते हैं कि तुमने, चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत को अक्वायर कर रखा है, ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और दुनिया के कंट्रीज़ खासकर यूएस ये तिब्बत कार्ड ना खेल पाए। लेकिन यूएस तिब्बत कार्ड खेलने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है। तिब्बत कार्ड, आई होप आप समझ रहे हैं ना, कि दिखाएं कि भाई ये तुमने ज़बरदस्ती तिब्बत को अक्वायर कर रखा है और कहीं ना कहीं चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अटैक करें। यूएस ने पिछले साल एक कानून पास किया था अपने देश में, यूएस में, द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। इस तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट के हिसाब से यूएस ने कहा कि द राइट्स ऑफ द तिब्बतन बुद्धिस्ट टू चूज नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ दलाई लामा। तो तिब्बत के रहने वाले बुद्धिस्ट का पूरा पूरा अधिकार है दलाई लामा को चुनने का, और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है चाइना। और अगर चाइना कोई भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ नेक्स्ट दलाई लामा, देन यूएस गवर्नमेंट विल इम्पोज सैंक्शंस ऑन दोज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स हु विल इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट दलाई लामा। तो यूएस चाइना का, यूएस तिब्बत कार्ड ऑलरेडी खेल रहा है। पिछले साल ये कानून पास करके उन्होंने कहा कि दलाई लामा के अपॉइंटमेंट में तिब्बत के बुद्धिस्ट का पूरा पूरा रोल होना चाहिए और किसी का नहीं, और अगर किसी और का हो सकता है तो वो यूनाइटेड नेशन का, चाइना का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए दलाई लामा के अपॉइंटमेंट में। और अगर चाइना कुछ इंटरफेरेंस करता है तो फिर यूएस उन चाइनीज ऑफिसर्स के खिलाफ सैंक्शंस लगाएगा जो इस मैटर में इंटरफेयर करेंगे। बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को भी थोड़ा बोल्ड मूव लेना चाहिए एंड इंडिया शुड ऑल्सो प्ले तिब्बत कार्ड। लेकिन इंडिया के साथ एक इशू है कि वी शेयर लॉन्ग बाउंड्री विथ चाइना, एंड तिब्बत कार्ड खेलने का मतलब है कि चाइना में स्टार्ट अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया ऑन द टेरिटोरियल बाउंड्री, जिसको हम लोग LAC कहते हैं। सो दैट्स वाई इंडिया डज नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट कोल्ड वॉर इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये आर्टिकल भी चाइना से रिलेटेड है। दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, शी जिनपिंग चाइना के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, इनको अब चाइना का थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही है। इनके 2 टर्म खत्म हो चुके हैं एंड ही विल बी नाउ वेरी सून अपॉइंटेड एज थर्ड टर्म प्रेसिडेंट फॉर चाइना। इनफैक्ट 2018 में इन्होंने इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कि अब शी जिनपिंग के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना टाइम चाहें उतना टाइम वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है एटर्नल प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। इनका जो स्टेचर है वो माओ जेदांग या डेंग जियोपिंग के बाद तीसरे नंबर पे आता है पूरे अभी तक के चाइनीज़ लीडरशिप में। सो ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ चाइना इन द हिस्ट्री सो फार। और इनको तीसरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट चुना जा रहा है। तो इसी दौरान एक स्पीच देते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि एशिया पैसिफिक रीजन इज़ बीइंग टर्न इनटू अ कोल्ड वॉर और इज बीइंग थ्रोन इनटू कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। शी जिनपिंग ने कहा, देखिए कि देयर हैज़ बीन अटेम्प्ट्स टू ड्रॉ बाउंड्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन अलोंग आइडियोलॉजिकल और जियो पॉलिटिकल लाइन्स। तो एशिया पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं वापस से आइडियोलॉजिकल लाइन्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डेवलप करने की कोशिश की जा रही हैं, विच इज़ सिमिलर टू कोल्ड वॉर एरा पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर, आई होप आपको याद होगा, कोल्ड वॉर राइट सिंस वर्ल्ड वॉर 2
एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू टिल 1991 कोल्ड वॉर का फेज था पूरे दुनिया भर में, जहाँ पे दुनिया के दो ब्लॉक्स यूएस ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे. And that was an ideological conflict between US and United States Union of Soviet Socialist Republic USSR. जो US है it was following liberal politics और liberal ideology, while USSR was following Soviet and socialist ideology. तो इस कारण से दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे. सो इसी तरीके का कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजिकल डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है एशिया पैसिफिक रीजन में, ऐसा कहा सी जिनपिंग ने. और इसके पीछे उनका मेन जो इंडिकेशन था दैट वाज अगेंस्ट AU-KUS एग्रीमेंट. AU-KUS एग्रीमेंट. AU-KUS एग्रीमेंट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा. पहले ज़रा समझिए कि इंडो पैसिफिक रीजन है क्या. ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया इट इज़ नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन, राइट सिंस द ईस्टर्न पार्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टिल द पैसिफिक ओशन, दिस इज़ नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन. और इसी एरिया को ये सी जिनपिंग कहते हैं. अगर इंडो पैसिफिक के अंदर अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए, ट्रांजिशन एरिया की बात की जाए, पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच की इस एरिया की बात की जाए, तो इसको कहा जाता है एशिया पैसिफिक रीजन. और इसी रीजन की बात कर रहे हैं सी जिनपिंग. सी जिनपिंग का कहना है कि इस एरिया के अंदर कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है. कोल्ड वॉर टाइम के जो अप्रोच थे आइडियोलॉजिकल डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है अमंग्स द वर्ल्ड कंट्रीज़. लेकिन अब जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया में सबसे पहले एग्रेशन करने वाला कंट्री रहा है चाइना. चाइना इज़ द कंट्री जिसने पहले ही इस एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, ये है साउथ चाइना सी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सी है जो इस दोनों मेजर ओशन को कनेक्ट करता है. चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू फॉलो अग्रेशन इन दिस रीजन व्हेन इट ड्रू 9 डैश लाइन इन साउथ चाइना सी. इस तरह से 9 डैश लाइन ड्रॉ करके चाइना ने साउथ चाइना सी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया. उसने कहा कि दिस साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू मी. और इस कारण से इस एरिया में टेंशंस डेवलप हो गए. तो चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू शो अग्रेशन इन दिस एरिया. चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू क्लेम इंटायर साउथ चाइना सी थ्रू 9 डैश लाइन. और साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने का मतलब है कि इस पूरे एरिया में ट्रांजिशन को कंट्रोल कर लेना, मूवमेंट को कंट्रोल कर लेना, यानी कि एशिया पैसिफिक पे अपना पूरा कंट्रोल जमा लेना. तो ऐसे हालात में जब चाइना अग्रेशन दिखा रहा है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में, तो यूएस ने भी फिर अप्रोच लेना शुरू किया. यूएस केम अप विथ रीबैलेंस एशिया स्ट्रैटेजी, पाइवोट टू एशिया स्ट्रैटेजी. और हाल फिलहाल में यूएस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है. वो अग्रीमेंट का नाम है AU-KUS अग्रीमेंट. तो नाम से आपको पता चल रहा है इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. इस ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस एग्रीमेंट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे यूके और यूएस मिल करके. तो अब ऑस्ट्रेलिया को, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, इसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दिए जाएंगे ताकि वो इस एरिया को गार्ड कर सके अगेंस्ट चाइना. वैसे चाइना का डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इस AU-KUS एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया इज़ बीइंग सपोर्टेड विथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में मैं 2-3 दिनों पहले ही आपको बता रहा था. दे आर मच एफिशिएंट, क्वाइटर एंड मच सोफिस्टिकेटेड एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स. तो जब से ऑस्ट्रेलिया को यूके और यूएस ने ये ये न्यूक्लियर सबमरीन देने का फैसला लिया है, तब से चाइना पूरी तरह से बौखला गया है. चाइना पहले खुद अग्रेशन दिखा रहा था इस एरिया में साउथ चाइना सी को अक्वायर करके 9 डैश लाइन ड्रॉ करके. लेकिन अब जब से यूएस एक्शन ले रहा है हाल फिलहाल के AU-KUS एग्रीमेंट के बाद से, चाइना इज सेइंग कि यूएस इज फोर्सिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स एंड द Cold War type of ideological divide has been followed by US in South China Sea and overall Asia Pacific region. But the truth remains that China is the first aggressor. China is the country which started the aggression or overall dominance in this Asia Pacific region, especially in South China Sea. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम ज्योग्राफी सेगमेंट. इट इज अबाउट अर्थ्स फर्स्ट लैंड मास एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 2 फिजिकल ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, यहाँ पे ब्रीफली मैंने आपको बताया है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. आई होप आपने अपने बेसिक ज्योग्राफी क्लास में जरूर पढ़ रखा होगा. नेबुलर हाइपोथेसिस दैट एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कि कैसे स्टार्टिंग में देयर वाज नेबुला, लंप ऑफ गैसेस स्पेशली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. धीरे धीरे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट कॉन्ट्रैक्टेड, और ग्रेविटी के कारण जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बिल्कुल कोर वाले एरिया में इंटेंस फ्यूजन रिएक्शन हुआ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस मॉलिक्यूल्स. बिकॉज ऑफ दिस फ्यूजन गैसेस
बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई और साथ ही साथ ये रिवॉल्व कर रहे थे। तो रिवॉल्व करने के कारण एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में शेप ले लिया उन्होंने, प्लेटफॉर्म में शेप ले लिया एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। और सेंट्रल एरिया में बहुत सारा इंटेंस फ्यूजन के कारण यहाँ पे सन बन गया, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी हीट रिलीज हुई और उसके बाद उस हीट के कारण जो इस नेबुला के अंदर हाइड्रोजन हीलियम के अलावा जो डस्ट थे, डस्ट ऑफ एल्युमिनियम आयरन, ये सब मेल्ट हो गए और मेल्ट होकर के इन्होंने पहले एक प्लेट का फॉर्म ले लिया, प्लेट का फॉर्म ले लिया, बाद में वो मोल्टेन प्लेट का फॉर्म ले लिया, मोल्टेन प्लेट। बाद में ये घूमते घूमते ये मोल्टेन प्लेट टूटने लगे और मोल्टेन प्लेट टूटते टूटते फिर धीरे धीरे इस तरह के मोल्टेन बॉल्स में वो कन्वर्ट हो गए जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे। तो दिस इज़ नेबुलर हाइपोथेसिस। मैंने बहुत जल्दी इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा कि नेबुला, नेबुला से कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से फिर ये रोटेशन, रोटेशन बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विथ ए सुपरनोवा एंड रोटेशन के बाद ये एक डिस्क का शेप ले लेता है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। धीरे धीरे एनर्जी रिलीज के कारण ये मोल्टेन फॉर्म का डिस्क बन जाता है, मोल्टेन डिस्क, पिघला हुआ डिस्क। और धीरे धीरे इस मोल्टेन डिस्क से फिर मोल्टेन बॉल्स अलग हो जाते हैं और बॉल्स धीरे धीरे जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो फिर बनते हैं प्लैनेट्स। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे सॉलिडिफाई होकर के जो मोल्टेन आयरन है, एल्युमिनियम है, सिलिका है, वो पहले मोल्टेन फॉर्म में थे, ये सॉलिडिफाई होकर के पहले धीरे धीरे अलग अलग प्लैनेट्स बने हैं। अब इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, हमारा अर्थ भी इसी तरीके से बना होगा। ये पहले एक मोल्टेन बॉल की तरह होगा, मोल्टेन आयरन, मोल्टेन सिलिका, मोल्टेन एल्युमिनियम होगा, फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हुआ होगा एयर के प्रेजेंस में। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने कुछ हाल फिलहाल में रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि ये जो सिंहभूम वाला एरिया है, झारखंड के ईस्टर्न साइड में जो सिंहभूम रीजन है इंडिया का, दैट इज़ यहाँ के जो रॉक्स हैं दे आर अबाउट 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि दे आर द अर्लीस्ट रॉक एक्सपोज टू द एयर। मतलब ये अर्थ सबसे पहले मोल्टेन बॉल में होगा ना, मोल्टेन फॉर्म में होगा, मोल्टेन फॉर्म में भी सबसे पहले जो पार्ट क्रस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा सॉलिडिफाई होकर के, वो ये पार्ट है सिंहभूम रीजन ऑफ इंडिया वाला। The researchers, they studied this granite and they claim कि perhaps this is the earliest crust exposed to the air. This research has been conducted by researchers from India, Australia and US and it has been published in a reputed journal or related to geography and geology, PNAS. तो ये जो रिसर्च है इसने अभी तक की जो भी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट अर्थ क्रस्ट उसको चैलेंज किया। अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि द फर्स्ट अर्थ क्रस्ट यानी कि सॉलिड फॉर्म में अर्थ सरफेस, the first earth crust was created about 2.5 billion years ago beneath the ocean surface। तो ऐसा अभी तक मानना था, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया है इस पर्टिकुलर थ्योरी ने, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ने। उनका कहना है कि पहला अर्थ क्रस्ट ओशन के नीचे नहीं बन करके ये सिंहभूम रीजन में बना है इंडिया के। The next article is taken from economy segment. It is about 2 initiatives of RBI. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So current news is that our Prime Minister Narendra Modi has initiated 2 initiatives on behalf of RBI. ये इनिशिएटिव्स हैं RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समन स्कीम। तो RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम नाम से ही सारा समझिए। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में कैसा होगा कि जो आम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स भी, अब वो सीधा सीधा गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद पाएंगे। दैट इज़ RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। पहले कैसा होता था कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, अलग अलग तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड जिसको जीसेक कहते हैं शॉर्ट में, जैसे ट्रेजरी बिल या फिर डेटेड सिक्योरिटी या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड या स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन आई होप आपको पता होगा, जो स्टेट सरकारें लेती हैं लोन, जिसके लिए वो जीसेक रिलीज़ करते हैं, उसको कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन में सिर्फ डेटेड सिक्योरिटी रिलीज हो सकता है, लेकिन स्टेट डेवलपमेंट लोन में ट्रेजरी बिल यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल रिलीज नहीं होता है। आई होप आपको पता होगा द डिफरेंस बिटवीन डेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ऑफर होता है, बट सोल्ड एट डिस्काउंटेड रेट। डेटेड सिक्योरिटी इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ डेटेड सिक्योरिटी रिलीज करते हैं, ट्रेजरी बिल नहीं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल दोनों रिलीज करता है। और करंट न्यूज़ ये है कि हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जीसेक में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए हमें करना क्या होगा, RBI के वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्टली हमें एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलना होगा, जिसकी मदद से हम लोग भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स खरीद पाएंगे।
पहले इट वाज लिमिटेड ओनली टू सम हाई वर्थ इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट्स। हम रिटेल इन्वेस्टर्स पहले भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट्स के जीसेक या गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद पाते थे। द सेकेंड इनिशिएटिव इज, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओम्बड्समैन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ओम्बड्समैन इज समवन हु सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ओम्बड्समैन वो होता है जो कोई भी डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए काम आदमी को बैंक में गए आप और बैंक मैनेजर ने ठीक से काम नहीं किया, उनके हायर ऑफिसर से आपने बात की, उन्होंने भी आपका काम ठीक से नहीं कराया, तो आप फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, यानी कि ऐसा अथॉरिटी जो बैंक के ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेन लेता हो। तो ये होता है ओम्बड्समैन। अलग अलग फील्ड में ओम्बड्समैन होते हैं, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, हेल्थ में, पुलिस में। तो समबडी हु सेटल्स डिस्प्यूट, आप इनके सर्विस से खुश नहीं है तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं कि सर हमारा काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो अब इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लाया गया। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में कैसा है कि जो रिजर्व बैंक के अंतर्गत, रिजर्व बैंक के नीचे जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स आते हैं, उन सारे फाइनेंशियल सेक्टर को, जैसे कि मान लीजिए ग्रामीण बैंक हो गया, या फिर फॉरवर्ड मार्केट हो गया, या फिर ये बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, तो रिजर्व बैंक के अंदर जो भी सेक्टर्स आते हैं उन तमाम सेक्टर्स के जो ओम्बड्समैन हैं दे शुड फंक्शन इन इंटीग्रेटेड मैनर। तो समझिए ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का क्या मतलब है। द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एम्स टू फर्दर improve the grievance redressal mechanism for resolving customer complaint against entities regulated by RBI। तो जो भी RBI के अंतर्गत इंटिटीज़ रेगुलेटेड हैं उन सब के ओम्बड्समैन के बीच में एक इंटीग्रेशन डेवलप करना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो RBI के अंतर्गत आते हैं उनके बीच में एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन पोस्ट लाना है। और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इज नोन और इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन ओम्बड्समैन विथ वन पोर्टल, वन ईमेल एंड वन एड्रेस फॉर कस्टमर टू लॉज देयर कंप्लेन। तो RBI के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबका एक ही ओम्बड्समैन होगा, उस ओम्बड्समैन का एक ही ईमेल आईडी होगा, और आपको बैंक से रिलेटेड या किसी और सेक्टर से रिलेटेड कोई अगर दिक्कत है, अगर वो RBI के अंदर आता है तो आप उस ईमेल आईडी से अपने ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वन नेशन वन ओम्बड्समैन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल एशियन कंट्री? आंसर विल बी ऑप्शन ए अफगानिस्तान। टिग्री रीजन बिलोंग्स टू इथियोपिया, ऑप्शन बी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस इमिटर पर कैपिटा, नो दिस इज रॉन्ग, इट इज US। एंड US वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर, अगेन दिस इज रॉन्ग, दिस इज China actually. So the correct answer will be option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.